Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter direct and inverse variations. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज मैच ईच ऑफ द एंट्रीज इन कॉलम 1 विद द एप्रोप्रिएट एंट्री इन कॉलम 2. तो इन दोनों का हमें मैच करना है, कॉलम 1 कॉलम 2. फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली टू ईच अदर. कह रहा है एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली कब होंगे? जब एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट होगा. तो देयरफॉर सी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द आंसर. सेकेंड, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज एम एंड एन. क्वांटिटी एम एंड एन के लिए डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देने हैं. दैट मीन्स एफ इसका आंसर होगा एम प्रोपोर्शनल टू एन. इस साइन को हम प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं. क्लियर? तो एफ इसका आंसर हो गया. तो सेकेंड में हम लिख लेंगे एफ. नाउ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज पी एंड क्यू. तो पी एंड क्यू के लिए अब हमें इनवर्स वेरिएशन में लिखना है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. क्लियर? तो इसके लिए हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन है, दैट मीन्स पी प्रोपोर्शनल टू 1 by क्यू, जहाँ की 1 हमारा क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा. तो इसका आंसर हो गया डी. नेक्स्ट, इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली देन ऑन डिक्रीजिंग एक्स. ठीक है, करा कि एक्स वाई वेरी इनवर्सली होगा एंड डिक्रीजिंग एक्स डिक्रीजिंग हो रहा है, तो क्लियर है कि वाई को इंक्रीज होना पड़ेगा. तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाई विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन. तो बी इसका आंसर हो जाएगा. ये हो गया हमारा बी. नेक्स्ट, एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली टू ईच अदर. अब ईच अदर वेरी डायरेक्टली हो रहे हैं, दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई कॉन्स्टेंट. तो ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ एक्स एंड वाई आर वेरी डायरेक्टली देन ऑन डिक्रीजिंग एक्स. अब वेरी डायरेक्टली हो रहे हैं, एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो निश्चित है कि वाई को भी डिक्रीज होना पड़ेगा. डायरेक्टली में दोनों सेम तरीके से होगा. तो इसका आंसर हो जाएगा वाई विल डिक्रीज इन प्रोपोर्शन ई. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल डिटरमाइन पी एंड क्यू इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली. तो यहाँ हमें पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है एंड साथ ही हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन डायरेक्ट वेरिएशन में है. क्लियर? तो फर्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि वेरी डायरेक्टली कौन कौन होगा. तो देखिए 6/18, इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ. 6 1 जार 6 3 जार 1/3. नाउ इसमें देख लेते हैं 21 जार 23 जार, ये भी हो गया 1/3. 25 1 जार 25 3 जार 75, ये भी हो गया हमारा 1/3. तो वेरी डायरेक्टली में कौन कौन आ जाएगा? एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 6/18 इज इक्वल टू 20/16 इज इक्वल टू 25/75 इज इक्वल टू 1/3. तो ये हमारा वेरी डायरेक्टली है, तो इसे हम इसे ही लिख लेंगे. तो हम लिख लेंगे एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 6/18 इज इक्वल टू 20/30 इज इक्वल टू 25/75 इज इक्वल टू, इन सबका क्या इज इक्वल टू आ रहा है? 1/3. Therefore, it is in direct variation. In direct variation. Clear? अब हमसे पूछा जा रहा है P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब यहाँ पे देखिए P एंड Q की, तो पहले P को फाइंड करते हैं. तो इसका हमने सॉल्व किया, तो ये आ गया है 1/3 एंड ये है हमारा P/27. क्लियर? तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं. तो इस तरीके से कर सकते हैं. 1/3 इज इक्वल टू P/27, क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 3P है. तो हम लिख सकते हैं 3P इज इक्वल टू 1 इंटू 27. देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27/3. नाउ 3 9 जार इज इक्वल टू 9. तो P की वैल्यू आ गई 9. क्लियर? तो यहाँ पे P की वैल्यू 9. नाउ 9/27 में हम 15/Q, तो यहाँ Q की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हम लिख लेंगे 9/57 इज इक्वल टू 15/Q. तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इन दोनों को एक साथ इंटू करेंगे, तो ये हो गया 57 इंटू 15 अपॉन ये 9 नीचे आ गया. नाउ डिवाइड कर लेंगे. तो सॉरी, यहाँ पे आपका 9/27 है. ठीक है, 27. नाउ 9 3 जार 27 एंड 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45. तो Q की वैल्यू आ गई 45. P इज इक्वल टू 9, Q इज इक्वल टू 45 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट इज
फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल डिटरमाइन ए एंड बी इफ एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली। तो यहाँ भी हमें बताना है कि एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली है या नहीं, एंड साथ ही ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरी इन्वर्सली है तो हमें इंटू करना है एक्स इंटू वाई, दैट मीन्स 2 × 45 कर लेंगे। क्लियर, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया 2 × 45 = 90। नेक्स्ट आपका 10 एंड 9 दे रखा है, तो 10 × 9 = 90। क्लियर, तो देयरफॉर एक्स एंड वाई आर वेरी इन्वर्सली, वही हमने यहाँ पे कर लिया 10 × 9 90, इसलिए एक्स वाई आर इन्वर्स वेरिएशन। नाउ हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए में हमारा देखिए दे रखा है एक्स में ए है, वाई = 12.5, इन दोनों को इंटू करेंगे एंड इंटू करने के बाद किसके इक्वल होना चाहिए, ये 90 है तो 90 होना चाहिए। तो हम लिख लेंगे a × 12.5 = 90। क्यों इक्वल टू हुआ, क्योंकि वेरी इन्वर्स है तो सबका इंटू एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, इसीलिए इंटू का इक्वल टू का साइन लेंगे। ठीक है, तो a = क्या हो जाएगा 90/12.5, इसे डिवाइड किया, डेसिमल हटाया, नीचे में पॉइंट डेसिमल है तो 0 ऊपर आ गया, 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, देयरफॉर 10। नाउ डिवाइड किया 5 से, 125 को 25, 5 18 × 90। क्लियर, अगेन 5 5 × 25, 5 2 jar। नाउ 18 × 2 = 36/5, डिवाइड किया तो आ गया 7.2, तो a की वैल्यू 7.2। नाउ 6 × b = 90, तो देयरफॉर b = 90/6, 6 से इसे डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स में, तो b की वैल्यू आ गई 15, हेंस a = 7.2 एंड b = 15 इज द आंसर। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 3 इज इट रेन्ड 80 mm इन फर्स्ट 20 डेज ऑफ अप्रैल। अब करा कि फर्स्ट 20 डेज ऑफ अप्रैल के फर्स्ट 20 डेज में 80 mm बारिश हुई है। व्हाट वुड बी द टोटल रेनफॉल इन अप्रैल। तो अप्रैल में, पूरे अप्रैल मंथ में कितनी बारिश हुई, तो इसका आंसर हम नहीं कर सकते बिकॉज कि फर्स्ट 20 डेज का तो बारिश दे दिया, बट बचे हुए जो 10 डेज है उसके लिए तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। क्लियर, सो हम लिख लेंगे रेन्ड 80 mm इन फर्स्ट 20 डेज ऑफ अप्रैल, बट वी can't calculate the total rainfall in April as there is no information about the rest of 10 days. Clear? Now question 4 is Mamta earns ₹9,000 for a working week of 48 hours. If she absent for 6 hours, how much did she earn? अब कह रहा है कि 9,000 रुपीज़ अर्न करती है कितने दिनों में, 1 वीक वर्क करती है 48 आवर्स के लिए। क्लियर, अब कह रहा है कि 6 आवर्स वो एब्सेंट हो गई तो वो कितना अर्न करेगी। तो हम लिख लेंगे शी अर्न्स फॉर वर्किंग वीक ऑफ 48 आवर्स = ₹9,000। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब कह रहा है 6 आवर्स के लिए एब्सेंट हो जाती है, तो हम लिखेंगे सी एब्सेंट फॉर 6 आवर्स, सो हर वर्किंग आवर्स कितना हो जाएगा 48 - 6 = 42 आवर्स, दैट मीन्स 42 आवर्स ही अब वो काम कर रही है। तो पूछा जा रहा है कि 42 आवर्स में वो कितना इनकम करेगी, तो हम मान लेंगे लेट शी अर्न्स फॉर 42 आवर्स = ₹x। अब हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स एंड अर्निंग है, तो 48 आवर्स के लिए अर्निंग है 9,000 रुपीज़, तो 42 आवर्स के लिए कितना मान लिया हमने x रुपीज़, तो यहाँ x लिख लेंगे। तो देखिए 48 आवर्स वर्क करने पे 9,000 रुपीज़ मिल रहा है, तो क्लियर है 42 वर्क्स करेंगे तो इनकम हमारी कम जाएगी, दैट मीन्स तो ये आर कम रहा है, आवर्स कम रहा है तो हमारा अर्निंग भी कम हो रहा है, दोनों ही कम हो रहे हैं, तो देयरफॉर इट इज़ अ डायरेक्ट इनवर्स। क्लियर, तो डायरेक्ट इन्वर्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 × x, 48x = 9,000 × 42 हमने लिख लिया। इसके आगे का मैंने इधर सॉल्व कर लिया है, तो देयरफॉर x = 9,000 × 42/48। क्लियर, नाउ 12 से डिवाइड किया 48 को, तो 4 एंड 12 से 9,000 डिवाइड करेंगे तो 750। नाउ 2 से डिवाइड किया, 2 2 jar 4 एंड ये हो गया, 2 से 42 डिवाइड करेंगे तो 21। अगेन 2 से 750 को डिवाइड किया 375। क्लियर, नाउ 375 × 21 = 7,875, यही हमारा आंसर है। तो हमने लिख लिया हेंस शी अर्न्स ₹7,875 फॉर अ वर्किंग वीक ऑफ 42 आवर्स इज द आंसर। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 5 इज नवजोत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, वर्किंग 10 आवर्स पर डे 10 आवर्स काम कर रहा है एंड टोटल 6 डेज वर्क कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज कैन ही डू द सेम वर्क इफ ही इंक्रीजेज हिज वर्किंग आवर्स बाई 2 आवर्स पर डे। अब करा कि यदि ये वर्किंग आवर 2 आवर बढ़ा दे, दैट मीन्स 10 से 12 हो जाएगा, देन कितने दिन में सेम वर्क को वो कंप्लीट करेगा। क्लियर, सो हम लिख लेंगे वर्किंग आवर्स इन 1 डे = 10। 1 डे में 10 आवर्स वर्क करता है, तो देयरफॉर
वर्किंग आवर्स इन 6 डे, वो 6 डे वर्क कर रहा है तो 6 डे में उसका टोटल वर्किंग आवर कितना हो जाता है 10 के अकॉर्डिंग 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 आवर्स। आफ्टर इंक्रीजिंग जब 2 आवर्स बढ़ा देता है, आफ्टर इंक्रीजिंग 2 आवर्स, यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो 2 आवर्स न्यू वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 आवर्स। क्लियर? देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू, तो ये टोटल जो 60 आवर्स है, इस 60 आवर में 12 आवर्स से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज हमारा निकल जाएगा। तो इक्वल टू 60 अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 5 जार, यानी कि 5 आवर्स इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज शर्मिला हैज एनफ मनी टू बाय 24 बनानाज एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 50 पैसे पर बनाना। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि शर्मिला के पास इतने पैसे हैं कि 450 पर बनाना के हिसाब से वो 24 बनाना खरीद सकती है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि उसके पास मनी कितने हैं। ठीक है, तो कितने मनी होंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये पर बनाना यानी कि 1 बनाना का जो रेट दिया है इससे 24 को इंटू कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा, इसका मतलब होगा कि शर्मिला के पास उतने पैसे हैं, क्योंकि लिखा है यहाँ एनफ मनी, उसके पास इतने पैसे हैं। क्लियर? नाउ हाउ मेनी बनानाज सी कैन बाई इफ द प्राइस ऑफ ईच बनाना इज डिक्रीज बाई 90 पैसे। अब कह रहा है कि इस बनाना का जो प्राइस है 90 पैसे कम गए तो वो कितने बनानाज खरीद सकते हैं। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज रुपीज 4 रुपीज 50 पैसे, ये गिवन हमारा। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 24 बनाना, 1 का रेट दिया तो 24 का निकाल लेंगे, 24 इंटू 4.50 इक्वल टू रुपीज 108 रुपीज। दैट मीन्स शर्मिला के पास 108 रुपीज है। अब कह रहा है कि इसमें 30 पैसे कम गए तो कितने बनाना खरीदेगी। ठीक है, तो नाउ आफ्टर डिक्रीजिंग बाय 90 पैसे, सॉरी 90 पैसे कम है। ठीक है, 90 पैसे, तो 90 को 4.50 से माइनस कर लेंगे, तो न्यू कॉस्ट ऑफ 1 बनाना रुपीज 4.50 माइनस 0.90 इज इक्वल टू रुपीज 3.60, माइनस करेंगे तो 3 रुपीज 60 पैसे। अब लिख लेंगे इन रुपीज 3 रुपीज 60 पैसे सी बॉट 1 बनाना। ठीक है, 1 बनाना का कॉस्ट ही आया, दैट मीन्स इतने रुपीज में 1 बनाना वो खरीद रही है। तो 1 बनाना, सॉरी 1 रुपीज में, ये रुपीज है तो रुपीज 1 में वो बॉट करेगी 1/3.60 बनाना। देयरफॉर इन रुपीज 108 है ना, उसके पास 108 रुपीज है, तो 108 में सी बॉट 1/3.60 इंटू 108। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल हटाने के लिए 2 0 ऊपर आ गया, तो यहाँ हमने 108 अपॉन 360 इंटू 100 लिख लिया। नाउ 0 से 0 कैंसल, 36 3 जार 108। अब यहाँ हमारा हो गया 3 इंटू 10 30, तो इज इक्वल टू 30 बनाना इज द आंसर। क्लियर? यानी कि 108 रुपीज में प्राइस 90 पैसे प्राइस कमने के बाद वो 30 बनाना बाई करेगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 7 इज अ फोर्ट हैज राशंस फॉर 180 सोल्जर्स फॉर 40 डेज। क्लियर? 180 सोल्जर्स के लिए जो राशन है वो कितने डेज के लिए, तो 40 डेज के लिए। आफ्टर 10 डेज 30 सोल्जर्स हैव द लीव द फोर्ट। 10 डेज के बाद 30 सोल्जर्स फोर्ट से चले जाते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज द फूड विल लास्ट। तो अब फूड जो है कितने दिनों तक चलेगा, यानी कितने दिनों में वो खत्म होगा। क्लियर? सो हम लिख लेंगे फर्स्ट टोटल सोल्जर जो दे रखा है क्वेश्चन में हमारा, तो टोटल सोल्जर्स इज इक्वल टू 180 सोल्जर्स है। आफ्टर लिविंग 30 सोल्जर्स। ठीक है, 30 सोल्जर चले जाते हैं तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल टू 180 में से 30 को माइनस कर देंगे तो ये हो गया हमारा 150 सोल्जर्स। क्लियर? यानी कि 10 डेज के बाद जब 30 सोल्जर्स चले जाते हैं तो 150 सोल्जर्स बच गए। एंड डेज कितने बच जाएंगे, तो पहले लिख लेते हैं हम टोटल डेज इज इक्वल टू, ये हमारा 40 डेज टोटल गिवन है। एंड 10 डेज के बाद की बात करनी है तो लिख लेंगे आफ्टर 10 डेज के बाद नंबर ऑफ डेज लेफ्ट इज इक्वल टू, तो 40 में से 10 माइनस कर दिया, दैट मीन्स 30 डेज। क्लियर?
दैट मीन्स 180 सोल्जर्स जो हैं इनके लिए जो राशन अभी कितना बचा हुआ है 30 डेज के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिख लिया फॉर 180 सोल्जर्स द राशन इज सफिशिएंट फॉर 30 डेज। एंड अब सोल्जर कितने बच रहे हैं 150, तो इस 150 सोल्जर्स के लिए राशन कितने दिन के लिए सफिशिएंट है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट 1 का निकाल लेंगे, तो 1 सोल्जर्स राशन इज सफिशिएंट फॉर, तो यहाँ देखिए हमारा क्या हो रहा है, इन्वर्स वेरिएशन है, क्योंकि 180 सोल्जर्स है तो 30 डेज तक खाएंगे, तो 1 सोल्जर्स कितने दिन तक खाएंगे, ज़्यादा दिन तक खाएंगे, यानी कि सोल्जर्स एक क्वांटिटी हमारा कम गया तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये हो जाएगा हमारा 30 × 180, ठीक है। 1 सोल्जर्स के लिए नाउ 30 × 180 बिकॉज दिस इज अ इन्वर्स वेरिएशन, क्लियर। तो फॉर 150 सोल्जर्स राशन हो जाएंगे 30 × 180 बाई 150, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 5 4 50, नाउ 5 से 180 को डिवाइड किया तो 36 डेज, यानी कि 150 सोल्जर्स के लिए राशन कितने दिन के लिए सफिशिएंट है 30 डेज के लिए। एंड क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि राशन कितने दिन तक लास्ट होगा, ठीक है, तो टोटल पीरियड पूछा जा रहा है, तो देयरफॉर टोटल पीरियड इज इक्वल टू, तो जो 36 डेज के लिए राशन है 150 सोल्जर्स के लिए, तो वो लिख लेंगे, इस 36 में 10 को ऐड कर देंगे, पहले के 10 का है ना, पहले 10 डेज के बाद का, क्योंकि 150 सोल्जर्स 10 डेज बाद से आ रहे हैं, क्लियर। तो ये जो हमने 36 डेज निकाला 10 डेज बाद का है, एंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो ये 36 एंड पहले जो 10 डेज बीता गया, क्योंकि फूड तो राशन तो स्टार्टिंग में ही दिया गया, क्लियर। तो सो 36 + 10 इज इक्वल टू 46 डेज इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज, ठीक है। हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं एंड उनके लिए फूड प्रोविजन कितने डेज के लिए 20 डेज के लिए। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन्स लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अब करा कि 25 और स्टूडेंट्स आ गए, तो 100 से 125 स्टूडेंट्स हो गए, तो फूड प्रोविजन कितने दिन के लिए होगा 20 डेज से क्या होंगे, स्टूडेंट बढ़ गए तो ये कम जाएगा, क्लियर। तो एक अमाउंट बढ़ रहा है तो दूसरा हमारा कम रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा इन्वर्स वेरिएशन, क्लियर। तो बाय इन्वर्स वेरिएशन से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आफ्टर 20 डेज के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में 100 थे तो 100 और बाद में 25 आते हैं, तो 100 + 25 इज इक्वल टू 125 स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ ये इन्वर्स वेरिएशन में आ रहा है, तो इसे हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, इधर नंबर ऑफ डेज फूड का, तो स्टूडेंट्स 100 है तो 100 स्टूडेंट्स के लिए फूड प्रोविज़न 20 डेज है, क्लियर। तो 125 स्टूडेंट्स के लिए तो x हमने मान लिया, क्लियर। एंड लिख सकते हैं बाय इन्वर्स वेरिएशन, क्लियर। तो इन्वर्स वेरिएशन कैसे, देखिए मोर स्टूडेंट, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए तो डेज लेस हो जाएंगे। 100 स्टूडेंट है तो 20 डेज के लिए खाना मिल रहा है, आप ऐसे समझिए कि 100 स्टूडेंट है तो उनको 20 डेज फूड प्रोविज़न हो रहा है, तो 125 डेज स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो डेज तो फूड प्रोविज़न तो सेम अमाउंट है, उसी अमाउंट पे 25 बढ़ गए, तो क्लियर है कि डेज हमारे कम जाएंगे, कम दिनों तक होगा। तो इसीलिए देयरफॉर बाय इन्वर्स वेरिएशन, तो इन्वर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 100 × 20 इज इक्वल टू 125 × x इज 125x, क्लियर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 × 20 अपॉन 125, नाउ 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से 125 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 एंड 5 4 जार 20, नाउ 25 4 जार 100, तो इज इक्वल टू 4 4 जार 16 डेज, एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं हेंस फूड विल बी सफिशिएंट फॉर 16 डेज इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज इफ 4 गोट्स और 6 शीप कैन ग्रेज अ फील्ड इन 40 डेज, ठीक है। 4 गोट्स फील्ड को 40 डेज में ग्रेजिंग करती है एंड 6 शीप भी 40 डेज में करता है, तो हाउ मेनी डेज विल 4 गोट्स एंड 14 शीप टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 गोट्स का वर्क इज इक्वल टू है 6 शीप्स के वर्क के, क्लियर। तो देयरफॉर 4 गोट्स एंड 6 शीप्स वर्क इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो 4 गोट्स 6 शीप के बराबर वर्क कर रहा है, तो 6 एंड प्लस में
सॉरी यहाँ पे आपका 4 गोट्स एंड 14 शिप्स है क्वेश्चन में ना, 14 है ये, ठीक है। तो 4 गोट्स का वर्क 6 शिप्स के बराबर है, तो 6 लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस ये 14 शिप्स, 14 इज इक्वल टू 20 शिप्स वर्क, शिप्स वर्क। क्लियर। तो 4 गोट्स एंड 14 शिप्स का दोनों का एक साथ मिला के वर्क जो होगा वो 40 शिप्स के इक्वल होगा। नाउ 6 शिप कैन ग्रेज अ फील्ड इन 40 डेज, ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लिख लेंगे। देयरफॉर 1 शिप्स कैन ग्रेज अ फील्ड इन, तो यहाँ पे देखिए 6 शिप 40 डेज में ग्रेजिंग करते हैं, तो 1 शिप कितने दिन में करेंगे, तो 1 तो ज़्यादा दिन लेगा। दैट मीन्स ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है, तो जब ज़्यादा ले रहा है इन्वर्स में तो क्या करेंगे 40 इंटू 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 40 इंटू 6 डेज। क्लियर। एंड यहाँ पे टोटल शिप्स वर्क का क्या है, टोटल किसके 4 गोट्स एंड 14 शिप्स का वर्क जो है 20 शिप्स के बराबर है, तो ये हम लिख लेंगे देयरफॉर 20 शिप्स कैन ग्रेज अ फील्ड इन इज इक्वल टू 40 इंटू 6 अपॉन 20 डिवाइड कर लेंगे, 2 2 4 4, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12 डेज इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 इज a tap can fill a tank in 20 hours, clear, while the other can empty it in 30 hours। अब एक टैप जो 20 आवर्स में फिल करता है एंड दूसरा 30 आवर्स में उसे एम्प्टी कर देता है। द टैंक बीइंग एम्प्टी एंड इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, अब कह रहा है कि टैंक एम्प्टी है, खाली है, और दोनों टैप्स को एक साथ ओपन किया गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी हाफ फुल, तो आधा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे टैप ए फील्ड करता है, तो फील्ड इन 1 आवर, इसमें हमें दे रहा है कि टैप जो है 20 आवर्स में टैंक को फिल कर रहा है, तो 1 आवर का निकालेंगे, तो टैप ए फील्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 20 आवर में भर रहा है, दैट मीन्स ये 1 आवर के लिए 1/20 हो जाएगा, यानी कि 1/20 पार्ट वो टैंक को भरता है। क्लियर। नाउ टैप बी, अब टैप बी खाली करता है टैंक को, तो लिख लेंगे एम्प्टाइड इन 1 आवर इज इक्वल टू, तो टैप भी कर रहा है 30 आवर्स में खाली करता है, तो दैट मीन्स 1 आवर का वर्क उसका हो जाएगा 1/30 पार्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों टैप को एक साथ ओपन किया गया तो कितनी देर में टैंक भरेगा, ठीक है। तो लिख लेंगे इफ बोथ ओपन, दोनों को एक साथ ओपन किया गया, बोथ ओपन टुगेदर, then it will filled in 1 hour इज इक्वल टू, तो 1 आवर में वो कितना पार्ट को फील्ड करेगा, तो वो निकाल लेंगे, तो देखिए 1/20 पार्ट वो फिल करता है 1 आवर में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/20, इसमें से माइनस कर दें क्योंकि एक तरफ पानी भर रहा है तो दूसरी साइड से पानी बाहर भी निकल रहा है, खाली हो रहा है, तो 1/20 में से 1/30 पार्ट को माइनस करें, बिकॉज ये दोनों ही 1 आवर का 1 आवर ही हम निकाल रहे हैं, तो 1/30। अब इसे माइनस कर लेते हैं, एलसीएम हो गया 60 एंड ये हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1/60 पार्ट। क्लियर। यानी कि 1 आवर में दोनों टैंक एक साथ अगर खोल दिया गया जाए 1 आवर के लिए तो 1/60 पार्ट फिल करता है। हेंस टैंक बी फुल इन, तो टैंक कितनी देर में पूरा फुल हो जाएगा, तो इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इन 60 आवर, इन इज इक्वल टू 60 आवर्स। क्लियर। एंड क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि टैंक आधी कब होगा, सो टैंक टू बी हाफ इन, तो क्लियर है 60 आवर में फुल हो रहा है, तो हाफ कितनी आवर्स में होगा, 60/2, 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 30 आवर्स इज द आंसर। क्लियर। एंड क्वेश्चन 11 इज 3 ants separately can gobble a grasshopper in 3, 4 and 6 days respectively. How many days will they take together to finish off the poor chap? If the grasshopper weighs 63 grams, find the share of each. तो पहले फर्स्ट एंट्स का वर्क 1 डे का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है कि 3 डे में वो उसे सेपरेटली क्या करती है, गोबल करती है ग्रासहोपर को। क्लियर। तो 1 डे में कितना पार्ट करेगी, तो फर्स्ट एंड्स वर्क इन 1 डे,
तो 3 हमें दे रखा है, दैट मीन्स 1 डे के लिए 1/3 पार्ट हो गया। 1/3 पार्ट्स को वो गॉबलर करेगी। सेकेंड एंड्स वर्क इन 1 डे, तो सेकेंड एंड्स के लिए 4 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/4 पार्ट। सिमिलरली थर्ड एंड वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 1/6 पार्ट। क्लियर। नाउ इन तीनों का एक साथ का वर्क 1 डे का निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे दे कंबाइंड वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू, इन तीनों का ऐड करेंगे वर्क पार्ट को 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम 12, ये हो गया 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 9/12 इज इक्वल टू 3/4 पार्ट। तो 1 डे का तीनों का एक साथ का वर्क हो गया 3/4 पार्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना, दे टेक टाइम फिनिश ऑफ द पुअर चाप, इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर। तो हम लिख लेंगे, हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा हेंस दे टेक टाइम फिनिश ऑफ द पुअर चाप इज इक्वल टू, तो ये तो 1 आवर का 1 डे का तीनों का कंबाइंड वर्क जो है इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 4/3 डेज, डिवाइड करके नेक्स्ट में आंसर लिखेंगे, तो 1 एंड 1/3 डेज इज द आंसर। क्लियर। अब हमें कोई क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 63 ग्राम वेट है ग्रास होपर का, तो उसका तीनों का शेयर क्या होगा, ये हमें निकालना है। सो दे शुड डिवाइड द ग्रास होपर इन रेशियो। ठीक है, तो उन लोग को ग्रास होपर को क्या एक रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। क्लियर। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 3 एंड्स 1 डे वर्क के रेशियो में लिख लेंगे, तो 3 एंड्स 1 डे वर्क इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे कंबाइंड में 1 डे का जो हमने इसे सॉल्व किया, तो ये आ गया हमारा 4 + 3 + 12, 4 + 3 + 2। ठीक है, तो इनका इसी का रेशियो हम निकाल लेंगे। क्लियर। तो 3 एंड्स 1 डे वर्क इज इक्वल टू 4:3:2। क्लियर। 4:3:2, इसे रेशियो फॉर्म में लिख लिया। नाउ सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 4 + 3 + 2, तीनों को ऐड किया तो ये आ गया 9। अब तीनों का शेयर अलग अलग निकाल लेंगे, तो लिख सकते हैं हम शेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड इज इक्वल टू, तो फर्स्ट एंड के लिए 4 है, 4 कितने में से 9 में से, तो 4/9 इंटू वेट दे रखा है 63 ग्राम। नाउ 9 से 63 को डिवाइड किया 7 टाइम्स में, तो इज इक्वल टू 4 × 7 28 ग्राम। क्लियर। तो शेयर ऑफ फर्स्ट एंड का शेयरिंग क्या होगा 28 ग्राम। सिमिलरली सेकेंड एंड का निकाल लेंगे, इज इक्वल टू, तो सेकेंड है 3, तो ये यहाँ लिख लेंगे 3/9 इंटू 63 ग्राम। 9 से ये 7, नाउ 7 × 3 = 21 ग्राम। शेयर ऑफ थर्ड एंड इज इक्वल टू, तो थर्ड एंड का 2 इज इक्वल टू 2/9 इंटू 63 डिवाइड किया 7 इज इक्वल टू 7 × 2 = 14 ग्राम इज द आंसर। तो ये हमारा शेयरिंग आ गया तीनों का। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका चेक योर प्रोग्रेस एंड ये चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।